नमस्कार। अपने सभी होनहार विद्यार्थियों एवं सुधी श्रोताओं का जीवी गुरुकुल चैनल पर हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। ससमय वीडियो आप तक पहुँचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम लोग चर्चा करेंगे समकालीन कवि रघुवीर सहाय की कालजयी रचना अधिनायक की। इस कविता को बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा में शामिल किया गया है। हालांकि समकालीन कवि रघुवीर सहाय की कविता देश भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। पटना विश्वविद्यालय के एमए हिंदी के विद्यार्थी आत्महत्या के विरुद्ध का बड़े ही चाव से वाचन करते हैं, पढ़ते हैं। वास्तव में रघुवीर सहाय ने हिंदी साहित्य के काव्य जगत में कमोबेश वही कार्य किया जो हिंदी फिल्म जगत में अमिताभ बच्चन ने किया। बच्चन की तरह ही रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के एंग्री यंग मैन हैं, क्योंकि जैसे अपने ज़माने में अपनी फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने अन्याय व शोषण के खिलाफ मुखर विरोध किया, ठीक उसी प्रकार का मुखर विरोध रघुवीर सहाय ने अपनी कविता में किया। शोषण के खिलाफ रघुवीर सहाय के शंखनाद ने पूरे हिंदी साहित्य में हलचल पैदा कर दी। रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक उनके बहुचर्चित और प्रसिद्ध कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह से लिया गया है। आइए रघुवीर सहाय की रचनाओं पर एक बार सरसरी किंतु सूक्ष्म निगाह दौड़ा लें। रघुवीर सहाय ने कविता के आदर्श वाचन और व्यवस्थित तरीके से काव्य पाठ के लिए कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, खासकर कविता संग्रह है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। साथ ही एक प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं, तो रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। सप्तक ऐसा कवियों का संकलन होता है जिसमें सामान्यतया 7 कवि होते हैं। राजकमल प्रकाशन ने 6 खंडों में इनकी रचनावली का प्रकाशन किया। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथास्थिति नहीं, वे और नहीं होंगे उबे हुए सुखी। इन निबंध संग्रह से भी प्रश्न आ सकते हैं, अतः इसे भी आप सूक्ष्मतापूर्वक देखें और आत्मसात करें। इसी प्रकार इनके 3 प्रमुख कहानी संग्रह हैं सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद रघुवीर सहाय ने न केवल हिंदी साहित्य को नई चाल में ढाला बल्कि पत्रकारिता को भी नए सिरे से लोकहित के मार्ग पर चलना सिखाया। इन्होंने पत्रकारिता में खूब जमकर कार्य किया। आज के पत्रकार और प्रकाशकों को रघुवीर सहाय के जीवन से सीखने की ज़रूरत है। पत्रकारिता में इन्होंने एक लंबी लकीर खींची। इनके उल्लेखनीय कार्य हैं नवजीवन, जो लखनऊ से प्रकाशित होता है, उसमें इन्होंने कार्य किया। आकाशवाणी में भी इन्होंने कार्य किया। नवभारत टाइम्स के नई दिल्ली संस्करण में ये विशेष संवाददाता के रूप में कार्य किए। दिनमान, जो दिल्ली से ही प्रकाशित होता था, साप्ताहिक पत्रिका थी, के प्रधान संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अब आते हैं इनके निजी जीवन पर। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ और निधन दिसंबर माह में ही 1990 में हुआ। जन्म इनका लखनऊ में हुआ। इनके पिताजी हरदेव सहाय एक शिक्षक थे। शिक्षा इन्होंने एमए इंग्लिश से लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अधिनायक एक व्यंग्य कविता है जिसमें नेताओं पर
बेरहमी से कटाक्ष किया गया है। कविता की प्रारंभिक पंक्ति में ही कवि एक सधे हुए पत्रकार की तरह सवाल पूछते नहीं, दागते हैं। कवि कहते हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण चरना गाता है। कवि को इस बात की चिंता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी देश की सूरत आखिर क्यों नहीं बदल रही है, क्यों गरीब बच्चे अब भी विद्यालय से दूर हैं। कविता के आरंभिक पंक्ति में ही एक सधे पत्रकार की तरह रघुवीर सहाय सवाल करते हैं कि राष्ट्रगीत में भला वह कौन है जिसे भाग्य विधाता कहा गया है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रगान की प्रारंभिक पंक्ति है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। इस गान के निर्माता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस गीत को सर्वप्रथम गुरुदेव ने जॉर्ज पंचम के दिल्ली आगमन के समय गाया था। जाहिर है कि उस समय यह एक वेलकम सॉन्ग था जो जॉर्ज पंचम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए गाया गया। स्पष्ट है कि उस समय इस गीत में भाग्य विधाता जॉर्ज पंचम ही थे, पर स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद जॉर्ज पंचम की शासन व्यवस्था और उनका राज समाप्त हो गया है। तब हमारे भाग्य विधाता आज कौन है? क्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का शासनाध्यक्ष हमारे भाग्य विधाता हैं, या फिर राज्य की राजधानियों जैसे पटना, रांची, रायपुर, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई और लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्रीगण, या फिर दोनों? आखिर हमारे देश की सूरत क्यों नहीं बदल रही है? क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्यों बच्चे अब भी स्कूल कैंपस से बाहर हैं? रेलवे की पटरियों पर कचरा चुनते बच्चों की फौज, होटल और ढाबे में काम करते बच्चे, जिसे हम टाइम पास भी कह देते हैं। किसी ढाबे में जाकर हम इन मासूमों का नाम पूछने के बजाय बड़े ही निर्लज्जता से कहते हैं, अरे टाइम पास 4 कप चाय ले आओ। कवि इस टाइम पास को हरिचरना के का यह सवाल स्वाभाविक रूप से सीना तान के खड़ा हो जाता है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी हरिचरना आखिर हरिचरण क्यों नहीं बन पाया है। अब अगले काव्यांश की ओर देखते हैं। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवड़ के साथ तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। कवि फिर सवाल करते हैं कि एक ओर फटे सुथन्ना में हरिचरनाओं की विशाल फौज है जो पूरी तरह से अभावग्रस्त है, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में पूरे साज बाट के साथ, यानी मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चवड़ के साथ भव्यता का भव्य प्रदर्शन किया जा रहा है। तो क्या हमारे नेता आज के जॉर्ज पंचम हैं? देश की चाहे जितनी भी दुर्गति हो जाए, पर इनका भव्य अभिनंदन और स्वागत होना ही चाहिए। क्या यह उचित है? क्या यह उचित है कि फटे सुथन्ना पहने हरिचरना इन नेताओं पर पुष्प वर्षा करे? क्या यह सही नहीं है कि राज्य स्तरीय छोटे नेताओं के गाड़ियों के काफिले में उड़ते धूल के गुब्बारे में हरिचरना की बुनियादी मांगें कुचल दी जाती है? निराश और हताश हरिचरना जब इन नेताओं पर फूल बरसाकर और जय जयकार कर स्वागत करता है तो ऐसा लगता है जैसे अब भी अंग्रेजी राज ही हो, सिर्फ चेहरे बदले हैं पर शासन का वही तरीका। अंग्रेज हुक्मरानों को भी अपना जय जयकार करवाने में बड़ा आनंद आता था। कवि को अंदेशा है कि इसी प्रवृत्ति का विस्तार आज के नेताओं में भी हो चुका है। कवि इस बात से अत्यंत चिंतित है कि इस लोकतंत्र में राजतंत्र वाले प्रतीकों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। अगले काव्यांश में देखते हैं। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कवि कहते हैं कि पूरब पश्चिम से आते हैं, यानी चारों ओर से आने वाले नरकंकालों भुक्खरों की भीड़
जब भाग्य विधाता के पास पहुंचते हैं तो उनके भाग्य विधाता सिंहासन पर बैठे मिलते हैं। इन भुक्खरों की जमात में से एकाध भुक्खरों को नेताओं के द्वारा तमगे अर्थात मेडल या प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। कवि यहाँ इस ओर इशारा करना चाहते हैं कि भव्य सिंहासन पर बैठे राजनेता देश को ऐसे चला रहे हैं मानो अब भी राजतंत्र ही चल रहा हो। राजतंत्र के नव परिवर्तित जॉर्ज पंचम खुद को शासक और जनता को शासित समझते हैं। फिर यहाँ अधिनायक शीर्षक पर प्रसंगवश चर्चा करना आवश्यक है। अधिनायक का अर्थ होता है जो नायक के अधीन हो, जैसे हिटलर, जैसे मुसोलिनी और जैसे किम जोंग। पूरा देश इन नायकों के अधीन होता है। कहीं हमारे नेताओं का चेहरा अधिनायक वाला तो नहीं है। कवि ने यह शीर्षक क्यों दिया, इसकी पड़ताल आप स्वयं अपने स्तर से करेंगे। चलिए अब कविता के चौथे खंड को देखते हैं। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका, बाजा रोज बजाता है। इस काव्यांश में कवि भारत के भयाक्रांत जनगण मन की चर्चा करते हैं। कवि बताते हैं कि भारत का जनगण मन बुरी तरह से डरा हुआ है। ऐसी स्थिति में जनता के पास एक ही विकल्प है और वह है अपने जनप्रतिनिधियों का बाजा बजाना। अगर जनप्रतिनिधियों का ये बाजा अर्थात यशगान और जयकार नहीं करेंगे तो जनप्रतिनिधि ही इनका बाजा बजा देंगे, अर्थात नई नई नीतियों और कार्रवाइयों से प्रताड़ित करेंगे। हालांकि रघुवीर सहाय की यह कविता आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। उनकी इस कविता ने भूचाल ला दी थी। उसी का नतीजा है कि आज हरिचरना को हरि चरना बनाने के लिए यानी हरिचरण बनाने के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, पोषाहार से लेकर वस्त्र तक हरिचरनाओं को प्रदान किए जा रहे हैं। मेधावृत्ति के नाम पर इन बच्चों के खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे जनता जग रही है और लोकतंत्र का स्वाद भी चटखारे के साथ ले रही है। फिलहाल हरिचरना को हरिचरण बनाने की कवायद जारी है। वास्तव में अपने देश का भविष्य इन्हीं हरिचरनाओं के हाथ में है। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव की ओर। आपने इस कविता में क्या ज्ञान अर्जित किया, इसकी समीक्षा आप स्वयं से टेस्ट योर सेल्फ सत्र में करेंगे। कवि के किस संकलन से अधिनायक लिया गया है? दूसरा प्रश्न है, कवि को उनके किस रचना पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है? कवि किस सप्तक के कवि थे? दिल्ली मेरा परदेश साहित्य की विधा क्या है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, हरिचरना को हरचरना क्यों कहा गया है? दूसरा प्रश्न, अधिनायक कौन है, उसकी पहचान क्या है? ये सारे प्रश्न बोर्ड की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, VVI हैं। इसे भली भांति समझ लें। अगर कोई परेशानी हो तो एक बार पुनः वीडियो को गौर से देखें, सारे प्रश्न का हल मिल जाएगा। धन्यवाद।